proceeding ahead, I want to make some difference between casual worker and regular worker. देखिए रेगुलर वर्कर वो व्यक्ति है जो रोज जिसको काम मिल रहा है, कंपनी के पेरोल पे काम कर रहा है, पेरोल पे काम कर रहा है और इसके अलावा और भी उसकी कुछ खूबियां होती हैं रेगुलर वर्कर की। रेगुलर वर्कर दरअसल में सोशल सिक्योरिटी के जो बेनिफिट हैं उनको भी रिसीव करता है। रेगुलर वर्कर receives social security benefits। ठीक है। Now I have question for you. Abdul Ahab, इब्रेज बताइए जरा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स? सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स क्या होते हैं? कोई बच्चा मुझे बताएगा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स क्या होते हैं? नेशनल इनकम में किया था हमने। यस सर। सर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वो होते हैं जैसे कि हम बीसीसीएल की किसी वो जॉब होती है तो उसमें से जो पीएफ वगैरह टैक्स कटते हैं उनकी जो ये सोर्स मिलते हैं आने जाने की पेंशन वगैरह। क्या नाम बेटा आपका? जी सर एमडी शोएब अख्तर। शोएब अख्तर कौन सी क्लास के बेटा? 12th जी। 12th जी। You are absolutely right. Yes sir. You are absolutely right. And other student also said पेंशन जो है वो एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे आपका आंसर सुन के। जो रेगुलर वर्कर होते हैं उनका पीएफ कटता है, ग्रेच्युटी मिलती है उनको, पेंशन तो अब खैर खत्म हो गई है, बट दूसरी पेंशन है वो सब धोखा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे एम्प्लॉय जो है वो इंश्योरेंस करा दे, अपने एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करा दे, या उसको कन्वेंस दे दे आने जाने का, या उस बच्चों को फ्री एजुकेशन की सुविधा दे दे, या कोई ऐसा कोई अट्रैक्टिव कोई एक तरीके से। दरअसल में जब कोई कंपनी किसी वर्कर को हायर करती है ना परमानेंट बेसिस पे, यस सर, तो उसको सैलरी नहीं बल्कि अब आपने सुना होगा पैकेज मिला है उसको, पैकेज। तो पैकेज दरअसल में इंक्लूड मेनी थिंग अपार्ट फ्रॉम सैलरी। अब वो पैकेज में क्या होता है कि कहेंगे कि भाई तुम्हें जो है वो एकोमोडेशन भी दे देंगे तुम्हें हम साल में एक बार तुम्हारे होम टाउन के लिए जो है वो लीव के लिए उसको गवर्नमेंट की उसकी तरफ से कर देंगे, कंपनी की तरफ से। आपके बच्चों को जो है सब एजुकेशन जो है 2 बच्चों की एजुकेशन पे आपको कुछ फी रिम्बर्समेंट का प्रोविजन रख देंगे। हेल्थ के लिए आपको किसी हॉस्पिटल से अटैच कर देंगे। तो दीज आर एक्चुअली सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। These benefits actually received by permanent employees, not casual workers. Casual workers are only daily wagers. They are daily wagers. They did not receive social security benefits. Means कौन? Casual workers did not receive social security benefits. They are daily wagers and it is not sure they will get work for entire month or year.
whatever। तो सोशल, ये फर्क है कैजुअल वर्कर में और रेगुलर वर्कर में। वेज और सैलरी में भी यही फर्क है कि वेज जो है वो नैरोअर टर्म और सैलरी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव है। इट इंक्लूड मेनी मोर थिंग्स apart from wage, like HRA and transport allowance and dearness allowance। इसमें बहुत सारी चीज हो सकती है सैलरी में। तो यू कैन से and wage actually received by daily wagers, and it is narrower term, and salary actually received by regular workers, and it is comprehensive and it includes many more things inside it। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको बताया। अब आइए आप लेबर फोर्स पे। लेबर फोर्स क्या है? लेबर फोर्स, ठीक है, persons working oblique willing to work willing to work it is not related to wage rate, it is not related to wage rate। फिर लेबर सप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिएगा। 1 किलो लेबर सप्लाई 120। लेबर सप्लाई में हम क्या क्या चीजें हम इसमें करेंगे? अमाउंट ऑफ लेबर, अमाउंट ऑफ लेबर, अमाउंट ऑफ लेबर देखिए मोबाइल लगा के खालो बट फोन करिए ऑफ लेबर willing to work at particular wage rate, ठीक है। और लेबर फोर्स, उसके बाद में लेबर फोर्स, सॉरी लेबर फोर्स नहीं बल्कि वर्क फोर्स इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्सन not working but are willing to work, and number of person unemployed, number of persons unemployed is equal to labor force minus workforce, labor force minus workforce, और rate of unemployment rate
of unemployment is equal to number of person unemployed, number of person unemployed divided by size of labor हेलो, force, size of अस्सलाम वालेकुम खाला। labor force अस्सलाम वालेकुम खाला। into 100. सब ठीक है, ले खाला। And खाला one important रहमत ratio which करनी। I am going to tell you is rate of participation. Rate of participation. Participation is equal to total workforce. Total workforce divided by total population. Total population into 100. Total population into 100. Very good. बहुत बढ़िया। पूछना भाई अपन बेटियों के बारे में खाली पढ़ाई वाला बस ऐसा करते मुस्कान के पढ़ने में ये जो पार्टिसिपेशन रेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी कहेंगे। अब इनको थोड़ा सा ना आपको कहीं कैमरे में दिख भी नहीं रहा होगा, मैं उनको 1 by 1 समझा रहा हूँ। थोड़ा सा इन टर्म्स को जो है जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, लेबर फोर्स, रेगुलर वर्कर्स एंड कैजुअल वर्कर्स का मैंने आपको जो है वो आपको डिफरेंस बताया। अब जो नेक्स्ट मतलब रेगुलर वर्कर्स और कैजुअल वर्कर्स के बाद हम चलते हैं लेबर सप्लाई पर। लेबर सप्लाई, तो देखिए ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं किसी पर्टिकुलर वेज रेट पर अपने आप को काम के लिए ऑफर नहीं कर रहे होंगे। तो लेबर सप्लाई कैन बी डिफरेंस फ्रॉम लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में उन सभी लोगों को शामिल किया जाता है जो लोग काम करने के इच्छुक हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक इकोनॉमी में 100 लोग जो हैं वो लेबर फोर्स हैं, यानी ये काम करना चाहते हैं, चाहते हैं। लेकिन इसमें से 20 लोग ये कह रहे हैं, 20% कि भाई मैं 300 रुपए पर डे पर काम नहीं करूंगा। पर डे पर नहीं करूंगा। हेलो, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ये 20 लोग जो हैं ये अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। हेलो, ये एक तरीके से अनएम्प्लॉयड रह हेलो? जाएंगे और हाँ ले लेबर फोर्स तो होंगे लेकिन लेबर सप्लाई नहीं होंगे। लेबर सप्लाई एक्चुअली जो होगी वो 80 लोगों की होगी और लेबर फोर्स जो होगी वो 100 लोगों की होगी। यानी 100 में से 20 लोग ऐसे हैं जो काम करना नहीं चाह रहे। हेलो, तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स, सॉरी लेबर फोर्स एंड लेबर सप्लाई। फिर आइए आप वर्क फोर्स पर। वर्क फोर्स बराबर होती है लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क। हेलो, हाँ आवाज ना जा, आवाज ना वाला ले ये जो 20 लोग हैं, 20 लोग हैं इनको जिनको काम नहीं मिला था, इसको अगर हम इसमें से घटा लें तो एक्चुअल वर्क फोर्स मिल जाएगी हमको कि वर्क फोर्स कितनी है। तो दैट इज टोटल वर्क फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क। अगर उनको एप्रोप्रिएट वेज दिया जाए तो वो काम करने के लिए तैयार हैं। अब अनएम्प्लॉयड लोग कितने होंगे, नंबर ऑफ पर्सन, तो वो ही अनएम्प्लॉयड होंगे। लेबर फोर्स 100 की थी माइनस 20 जो है कर देंगे, इसमें से घटा देंगे 80 घटा देंगे 80 घटा देंगे
तो ये 20 जो है इसमें नंबर ऑफ पर्सन ये अनएम्प्लॉयड हो जाए दिखाए जाएंगे। अब रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड यानी ये 20 और लेबर फोर्स यानी 20/100 इंटू 100, 20/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 20% लोग जो हैं ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहलाएगा। फिर आइए जो ऊपर टर्म मैंने लिखी है रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, तो टोटल वर्क फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अब मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन है 1000 और टोटल वर्क फोर्स है 100 और ये 1000 इंटू 100, ये इसे काटेंगे 10 10 दाम 10 एकम 10 यानी 10% लोग जो हैं 10% जो है वो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन मतलब टोटल इकोनॉमी में 10% लोग जो हैं वो इकोनॉमी में लेबर फोर्स का हिस्सा हैं। इसका मतलब ये हुआ। नाउ आई हैव दीज टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ये भाई मैंने 11 टर्म आपके साथ जो है वो डिस्कस की हैं। कौन टॉफी? इफ एनी वन ऑफ यू कहाँ टॉफी है? any one of you is not understanding अरे यार any one of explained term, then you please share with me, because until unless you are not knowing means what is going to be explained over here, so you cannot actually understand this topics which are coming ahead. मुझे बताइए कि ये टॉपिक जो है ये वाली जो चीज है ये आपको समझ में नहीं आई, जल्दी बताइए मुझे। यस सर, वंस मोर। हाँ बोलो बेटा, क्या चीज? मैंने आपको 11 टर्म जो है एक्सप्लेन की हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन ये मुझे बताइए कि कौन सी टर्म आपको समझ में नहीं आई है। विच टर्म यू डिड नॉट अंडरस्टैंड? आउट ऑफ पूरा नहीं दिख रहा। अच्छा 10th और 11th पूरा नहीं दिख रहा। देखो 10th देखो पहले तो, और 11th दिखाऊंगा पहले। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है ये एक्चुअली, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सॉरी, नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड और साइज ऑफ लेबर फोर्स इनटू 100 है ये। और 11th जो है आपकी टर्म वो ऊपर है और इसको आप देख सकते हैं ऐसे, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इज इक्वल टू टोटल वर्क फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। ओके सर। अब मुझे ये बता दीजिए कोई सी टर्म ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही हो। पेरोल क्या होता है आपको पता होता है? पता है आपको कि पेरोल क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरोल? पेरोल Yes, sir. टाइप ऑफ पेमेंट है सर। टाइप ऑफ पेमेंट नहीं है सर जो डेली वेजेस ये डेली बेस दरअसल के में- पास डेली सुनो मेरी बात। होता क्या है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे सिक्योरिटी पर्संस जो होते हैं, जो सिक्योरिटी में लगे होते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, उनकी ड्रेस पे कुछ ना कुछ लिखा होता है कि ये फलाने जगह से फलाने जगह से। तो उन्होंने क्या हुआ कि ये कंपनी के जो ये लोग हैं किसी दूसरी कंपनी से हायर किए, उनके किसी भी प्रकार के लेने देने की जिम्मेदारी जो है वो उनकी नहीं है कंपनी की, बिल्कुल भी। कंपनी जो है जिस कंपनी से उनको हायर किया है उनको पे करेगी, और उनके कोई भी ग्रीवांसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो कंपनी पे करेगी जिस कंपनी के पेरोल पर वो हैं। मसलन कोई आदमी जो है वो किसी कंपनी ए ने हायर किया
कंपनी ए ने कोई सेल्स पर्सन हायर किया। अब कंपनी बी बैंकिंग फर्म है कोई, तो उस बैंकिंग फर्म ने ये कहा कि भाई हमको सेल्स पर्सन चाहिए 20। तो वो कहा कि ठीक है, आप सेल्स पर्सन है, मेरे पास इतने, आप इनको, मैं आपको 20 सेल्स पर्सन दे रहा हूं, आप मुझे बता दीजिए मुझे कितनी सैलरी जो है वो पर पर्सन के हिसाब से देंगे। अब कंपनी ए जो है वर्कर्स से लेना देना जो होगा वो खुद कर लेगी, और कंपनी बी सिर्फ जो है उनकी सर्विसेज को हायर कर लेगी। तो अब अगर वो कुछ उनके किसी भी ग्रीवांसेस को, कंपनी बी रिस्पॉन्सिबल नहीं है बिल्कुल भी, कंपनी ए ही रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर मान लीजिए कोई आदमी एचडीएफसी के पेरोल पर है, तो इसका मतलब उसके सारे ग्रीवांसेस जो हैं वो एचडीएफसी ही एड्रेस करेगी, ये मतलब है पेरोल का। और अगर जैसे मैं बताऊं, हमारे स्कूल में जो है वो कुछ सिक्योरिटी पर्सन है, जो चौकीदार और सफाई कर्मचारी और जो दूसरे 4th क्लास के हैं, वो लोग दूसरी कंपनी ने उनको दिए हुए, तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है बिल्कुल भी कि वो क्या मांग रहे हैं क्या नहीं मांग रहे हैं, हमें तो सिर्फ काम करवाना है उनसे। तो ये होता है पेरोल। तो पेरोल का मतलब है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो ही कंपनी आपके ग्रीवांसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये पेरोल होता है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मैंने बताया आपको कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो हैं वो बेनिफिट्स होते हैं जो एक एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए एक कंपनी देती है। मसलन पेंशन, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एचआरए, एजुकेशन एंड ऑल, ये सारी चीजें जो हैं ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का पार्ट होंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमने उसमें पढ़ा था नेशनल इनकम में, वहां हमने देखी थी ये सारी चीजें। तो इसलिए मैं आपको जो है इसलिए पूछ रहा था कि आपको मालूम है ये नहीं है। लेबर सप्लाई, लेबर सप्लाई जो है दरअसल में वो अमाउंट ऑफ लेबर होती है जो काम करना चाहती है एक पर्टिकुलर वेज रेट पर। जैसे मैंने बताया आपको कि 400 रुपए पर 100 लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन 300 रुपए पर सिर्फ 80 लोग काम करना चाहते हैं, तो लेबर सप्लाई 80 होगी। अगर 400 रुपए वेज दिया जाता तो उस पे सारे के सारे 100 लोग काम करना चाहते, फिर तो लेबर सप्लाई और वर्क फोर्स आपस में बराबर हो जाते, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स आपस में बराबर हो जाते। अब सॉरी, लेबर फोर्स और लेबर सप्लाई आपस में बराबर हो जाते, यानी 100 यहां होते और 100 यहां पर होते। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो पर्टिकुलर वेज रेट पर काम करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो फ्रैक्शन ऑफ पीपल आर स्टिल एम्प्लॉयड, दे आर नॉट विलिंग टू वर्क एट दिस पर्टिकुलर वेज रेट। वर्क जो लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स, उसमें से अगर नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क, ये वर्क फोर्स कहलाएगी। नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय साइज ऑफ लेबर फोर्स इनटू 100। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इज इक्वल टू टोटल वर्क फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। इस तरीके से जो है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये सारे के सारे जो हैं आपके चैप्टर के बिगिनिंग में, चैप्टर की शुरुआत में, ये सारे के सारे जो हैं 11 के 11 पॉइंट जो हैं आपको एज इट इज कॉपी करने। और थोड़ा सा लैंग्वेज को देख लेना आप कि लैंग्वेज जो है किस तरीके से जो है इसकी हम लिख सकते हैं। तो 11 मैंने एक कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको, याद रहे कि इसमें से एक नंबर के लिए 2 क्वेश्चन जो हैं, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कहीं ना कहीं से उठा लिया जाएगा। और अगर आप इन सब चीजों को जान ले रहे हैं, इन टर्मिनोलॉजीज को, इन कीवर्ड्स को जान ले रहे हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, so it will be easy to answer any question related to this chapter. So until unless you are not knowing actually these explain concept over here, it will be difficult to you to explain your your answer, because these are actually basic things about this chapter. Now I am coming some facts about
वर्कफोर्स इन इंडिया। मैं इसको मिटा रहा हूं, जरा आप मुझे बता दीजिए कि आपने कॉपी कर लिया है। बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने टेम्परेरी रोल नंबर जरूर कलेक्ट कर लें, क्योंकि अगला टेस्ट जो होगा उसमें मैं बगैर रोल नंबर के सिर्फ रोल नंबर से ही अलाउ करूंगा, नाम अलाउ नहीं करूंगा किसी बच्चे को लिखना, क्योंकि डेटा में बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज होती हैं जिसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है रिजल्ट बनाने में। इसलिए आप सिर्फ जो है अपना टेम्परेरी रोल नंबर लिखेंगे। आई एम नॉट कंसर्न विद योर नेम, I will ask only roll number when I am taking test in coming days, and in coming days we will take actually two chapters or rest of the part of Indian economic development, poverty, और जिसका टेस्ट हमने ले लिया एक चैप्टर का जो आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाला चैप्टर है, उसमें पॉवर्टी और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाला, इसके अलावा जितने भी चैप्टर हैं उन सबका इकट्ठा टेस्ट लिया जाएगा। तो आप साथों साथ जो है इसकी तैयारी भी करते रहें। मैं आपको कुछ फैक्ट्स जो हैं वो बता रहा हूं। देखिए, एक बड़ा फैक्ट जो है मैं बताऊं आपको, हिंदुस्तान के अंदर जो लेबर फोर्स है उसका मैं आपको कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं मैं आपको। एक तो हिंदुस्तान के अंदर बच्चों जेंडर बायस बहुत है। जेंडर बायस का मतलब है फीमेल काउंटर पार्ट्स आर नॉट इक्वली ट्रीटेड बाय एम्प्लॉयर्स। समवेयर they are getting actually less wages as compared to male counterparts. So, and the entire workforce of India is male dominated. It means male are more preferred than female counterparts while in work. So this is actually not very good characteristics of any workforce or any economy where females are not giving equally importance as their male counterparts. तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा चैलेंज भी है। दूसरा ये है कि भारत की जितनी भी वर्कफोर्स है उसमें डोमिनेंस जो है वो रूरल इंडिया का है। एक थोड़ा सा और प्रॉब्लम की सिचुएशन जो है कि हमारे यहाँ पर जो है वो स्किल्स का अभाव है। स्किल्स का अभाव है, यानी जो वर्कर्स के अंदर स्किल्स हैं वो स्किल्स एक्चुअली बाजार में जो स्किल्स चाहिए उनसे मैच नहीं खाती हैं। तो ये कहलाएगा कि मिसमैच ऑफ स्किल्स, व्हाट ए वर्कर हैव and what is demanded or what is actually preferred in the market. I will let you know, there are, this is the era of technology, and every country or every employer, they want to digitalize their system to make transparency and to actually generate efficiency in system. They are using technology, so they seek a sort of labor which is actually technology efficient also, because in every company we have actually computers, we have automation system of work. So this is important because if you have such system, so you may have transparency, you may have efficiency, you may have productivity. तो ये है मिसमैच। तो अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं। फैक्ट्स क्या हैं?
size of workforce in India. Size of workforce in India. हमारे पास कुछ डेटा मौजूद है. वर्कफोर्स में 40 करोड़ लोग हैं. क्या है? ये 18 का डेटा है. वर्कफोर्स कौन से दिन? कब? includes क्या approximate पागल वागल हो रहा है क्या? 40 crore persons. Out of it 70% are male and remaining 30% are female. इस तरीके से. ठीक है. एंड आउट ऑफ इट खोलो, फोन खोलो के लिए मम्मी से बाजी खोल दे. तो मोबाइल 70% लॉको खोलता अपन ला. workforce is rural based. इसमें से भी 70% जो है वो रूरल बेस है. एंड nearly 42% workforce female 42% female workforce belong to rural area. ठीक है. एक चीज ये हुई. अगर मुझे वाले ने बोल दिया किसने याद नहीं करके आया था, फिर तू देख आज. कम ऑन द कंक्लूजन ये देखेंगे. एक तो हमारी वर्कफोर्स जो है वो रूरल डोमिनेटेड है. इट मींस most of the labor means 70% is actually very big ratio. So most of the workforce belong to rural area, and out of this total workforce around 42% female workforce belong to rural area, and 70% workforce belong to male counterpart, and only 30% belong to female counterparts. So this is एक चीज बहुत क्लियर निकल के आती है कि इंडिया की वर्कफोर्स मेल डोमिनेटेड है और रूरल बेस है, और फीमेल की जो है वो तरजीह जो है इसमें कम है. So this is actually very bad thing. This is very bad composition. And if we will compare this composition with rest of the world countries composition, we will found India at very behind other countries. If you will see workforce composition in America, workforce composition in European countries, so you will find that females are given more preference than male, or they are also giving equal weightage. So this is something which we can see in our India, that here workforce is male dominated and rural based, and they are lacking skills. Our education system is such where these skills consideration are less cared by authorities. ठीक है. अब मैं आपको
इसका रीजन क्या हो सकता है कि फीमेल वर्कफोर्स जो है वो कम है और जॉब्स में कम है? उसकी वजह ये भी हो सकती है, कुछ ट्रेडिशंस हो सकती हैं, हिंदुस्तान में कुछ खास ट्रेडिशंस हैं और उन ट्रेडिशंस के बेस पर, सामाजिक परंपराओं के बेस पर औरतों का काम करना हिंदुस्तान में अच्छा नहीं समझा जाता है। प्लस ये है कि उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। एक चीज बहुत क्लियरली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप जेंडर गैप देखेंगे लिटरेसी में जेंडर गैप देखेंगे, जेंडर गैप का मतलब इन इंडिया मेल आर मोर लिटरेट देन फीमेल, and I think still we have 16% difference between literate persons in male and literate persons in female. There is a difference between 16%. 16% का गैप लिटरेसी के अंदर बहुत बड़ी बात है और ये ऐसी चीज है जिसको हिंदुस्तान के अंदर अभी बहुत गहराई से देखने की बात नहीं हो रही है। सोचिए कि अगर 16% फीमेल आर लेस लिटरेट देन मेल काउंटरपार्ट, सो हाउ दे कैन कम इन जॉब? They can't come in job because they don't have opportunity. Nobody will give them opportunity. So that's why the females contribution in workforce is less in India, and still we have to do lot of work regarding or improvement in literacy of females in India. ये गैप चाइना में बिल्कुल जीरो है। सोचिए, हम बात करते रहते हैं कि चाइना इज अहेड ऑफ अस, चाइना इज अहेड ऑफ अस। आपने देखा होगा कि अभी जो आज की क्लास हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसमें ये लिखा था एक टेबल में, वो टेबल की मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि टेबल में क्या लिखा है। एक्चुअली मैं आपको उस टेबल का बता ही देता हूं उसमें क्या लिख रहा था। मैंने स्नैपशॉट ले लिया था इसलिए उसका। बच्चों, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे 2018 के आंकड़ों के हिसाब से भारत कितना खर्च करता है, चाइना कितना खर्च करता है, ये एक वो लिखी हुई है, एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें चाइना, हांगकांग, इंडिया, साउथ कोरिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इन 4, 5, 6 कंट्रीज की लिस्ट है। तो चाइना इसमें टॉप पे 44% जो है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करता है और इंडिया जो है अपना 30% ही सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा गैप है। चाइना की इकोनॉमी 12 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और 12 ट्रिलियन की इकोनॉमी होते हुए वो 44% जो है वो किस पे खर्च करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। और हम सिर्फ 3 ट्रिलियन की भी इकोनॉमी नहीं है, हमारी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन भी नहीं है, 2.76 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया। उसके बावजूद हम सिर्फ 30% ही खर्च करते हैं। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी यू कैन से नेगेटिव फोर्स वर्किंग टुवर्ड्स giving equality to male and female with equality to female counterparts. तो जब आप खर्च ही नहीं करोगे, एजुकेशन का खर्चा आपका 3-3.5% से ऊपर नहीं खिसक रहा, दुनिया 16% की कैटेगरी में पहुंच गई और हिंदुस्तान में अभी जो है वो 3% और 4% के लिए लड़ाई हो रही है। बच्चों, एक कमीशन आया था, DS कोठारी कमीशन, जो कि 1964 में आया था। 1964 में उसकी सबसे एक बड़ी रिकमेंडेशन ये थी कि एजुकेशन मस्ट बी गिवन प्रेफरेंस एज फार एज शेयर इन GDP
expenditure share in GDP is concerned, it means they recommend 6% of total share. They recommend 6% of expenditure share in GDP in 1964. But India is actually not working in the same direction. We still lagging behind as far as expenditure is concerned. We are only having 3% or 3.5% GDP share of education expenditure. This is very poor, and this is not only poor but poorest among all countries. Even in some cases we are lagging behind African countries, Central African countries. Our facilities are not as good as we are having facilities in African countries. तो ये मैं आपको जो है इसलिए बता रहा हूं कि फीमेल जो है वो हमारे यहाँ पे वो वर्क फोर्स का हिस्सा कम क्यों है, इस चीज के बारे में मैंने आपको दलील दी। और अभी भी आप ये कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी पर अभी भी डोमिनेंस है रूरल इकोनॉमी का। रूरल इकोनॉमी जो है वो अभी भी जो है हावी है। भारत की जो जीडीपी का कंपोजिशन है उसमें अभी भी जो है वो रूरल इकोनॉमी हावी है। So today I am stopping here, and in the next class we will discuss occupational structure or distribution of workforce by industry, and then we will actually do some concept like casualization and informalization of workforce, jobless growth in coming days, and informalization and formal workers, informal workers, rural and urban employment, its type, common causes of unemployment across the rural and urban areas, and suggestion to solve these problems, and some policies and program executed by Government of India since independence to reduce unemployment problem in India. तो अभी कुछ 2-3 क्लास का जो है कम से कम, हालांकि मैं आपको बताऊं आप देख लेना, 2 क्लास में इस की क्लास है उन लोगों ने खत्म किया है। तो सिर्फ 2 क्लास में खत्म किया है, बट 4 क्लास बनाएंगे। 1 क्लास आज की हो गई और 1 क्लास हमारी जो है 2 क्लास हमारी 3 क्लास इसमें जो है हमारी और होने वाली है। तो आई एम assuring you, if you will link with us, if you will link together, then we will do this chapter in better way. So I will let you know each and everything discussed over here. तो अब अगली क्लास में हम जो है आपसे मिलेंगे फ्राइडे में मिलेंगे अब आपसे। इस बीच में एक क्लास हम और मैनेज कर सकते हैं, एक क्लास और मैनेज कर सकते हैं इस बीच में, उसके लिए मैं आपको बता दूंगा। मीनवाइल आप में से कोई बच्चा जो है अटेंडेंस की स्ट्रिप जो है मुझे भेज दीजिए, इसकी स्नैप करके, और किसी की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बता दें ताकि मैं उनको एक्सप्लेन करूं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम you please state this problem. The floor is open to you. हेलो सर। हाँ बेटा। सर वो जो आप बोल रहे थे रोल नंबर, तो रोल नंबर जो 11th में था वही रोल नंबर ना 12th बस 12th लगा नहीं, तो नहीं, उसमें जो है मैं आपको 12th क्लास की डी की लिस्ट जो है मैं आज आपको पोस्ट कर दूंगा, और फिर आप उसी हिसाब से जो है उसको रोल नंबर आप लिखेंगे। और मैं आपसे ये भी कहूंगा कि जो दूसरी क्लास की लिस्ट हैं उन टीचर्स से भी कहूंगा कि वो अपने रोल नंबर की लिस्ट जो है ग्रुप पे जो है वो शेयर कर दें, ताकि आपको अपना रोल नंबर पता लग जाए, और उसी के बेस पे जो है आप अगला जब टेस्ट देंगे
जी तो सर। उसमें आप अपना रोल नंबर मेंशन कर सके, ना कि अपना नाम। ठीक है। जी सर। क्योंकि कुछ बच्चे उसमें जो है वो कहीं से उनको लिंक मिल जा रहा है, वो अनाप शनाप लिख दे रहे हैं उसमें। तो उस एक्टिविटी को कम करने के लिए भाई हमें किसी को रिएक्ट तो करना नहीं है। यस सर। जिसकी जैसी परवरिश है वो ऐसी ऐसी बोलता है, ऐसी दूसरों को कहता है। तो कुछ बच्चे जो हैं वो नाम का कॉलम लिखा हुआ है तो उसमें कुछ अजीब अजीब लिख दे रहे हैं, कुछ सारे एक ही ऑप्शन टिक कर दे रहे हैं, कुछ 12th बी का कोई बच्चा जुड़ जा रहा है। मुझे पता लग जाए अगर ये कौन है ये, तो मैं उसको सही भी कर दूं, लेकिन पता ही नहीं लग रहा है। लेकिन मैं कोशिश जरूर कर रहा हूँ। एक दो बच्चे जो है मेरी पकड़ में आने वाले हैं जल्दी, आईपी एड्रेस से उनको मैं जो है वो ट्रेस करने वाला हूँ बहुत जल्दी, और उनको इसके लिए रिपेयरमेंट किया जाएगा डेफिनेटली। क्योंकि क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं, जब आप 12th बी के हो यस तो यस आप इकोनॉमिक्स टेस्ट को जो है क्यों आप अटेम्प्ट कर रहे हो। यस। तो उनको मैं देखूंगा वो 12th बी के कौन है, कोई भोला भोला लड़का है, भोला लिखता है अपना नाम, उसको भी देखूंगा मैं वो कौन है। ओके। टेस्ट में मैंने देखा, टेस्ट में मेरे पास डेटा आया है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं और उनको लिंक आता है तो उसको कहीं दूसरी जगह ना शेयर करें, क्योंकि अगर शेयर का लिंक आपकी तरफ से जा रहा है किसी को करने के लिए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। यस सर। तो एजुकेशन के प्रोसेस को दरअसल में वो लोग हैम्पर कर रहे हैं। एंड आई विल सी, ऐसे होते हैं, कोई बात नहीं, डोंट वरी, बट यू नीड टू नो योर रोल नंबर। ओके सर। ठीक है, we will continue in Friday's class. Before Friday, we can also plan for one additional class, which I am going to tell you before doing the class. ओके सर, थैंक यू सर। मुझे अटेंडेंस भेज दीजिए बच्चों। सर कुछ लोग हैं जो हिंदी में, उनको सर प्रॉब्लम हो रहा है टेस्ट अटेम्प्ट करने में। उसको अगला टेस्ट जो है आपका बाइलिंगुअल नहीं बल्कि ट्राइलिंगुअल होगा। उर्दू अगला के साथ है ना टेस्ट जो सर? है वो उर्दू में भी होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। जी सर। So either you can attempt in Hindi, English or Urdu, whatever. I will plan it. ठीक है बेटा? सर। जी सर। हाँ। सर पीछे जो आया हुआ था ये मनी एंड बैंकिंग वाला, वो मैंने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाया था सर, नेटवर्क इशू था कुछ। अच्छा, तो एक चांस और दे देंगे ऐसे बच्चों को हम। ओके सर, थैंक यू सर। मैं भी अटेम्प्ट नहीं कर पाया था टेस्ट। मैं एक चांस और दे दूंगा उनको। थैंक यू सर। 30 मिनट का एक चांस एक दिन और दे दूंगा। वो उस दिन उसको अटेम्प्ट कर ले, लेकिन उससे पहले मैं आपको लिंक जो है कब ओपन हो रहा है, यस सर। मैं आपको उसी लिंक पे हो जाएगा, लेकिन मैं एक्सेस जो है ओपन कर दूंगा यस हाफ सर। एन आवर के लिए। ओके तो बता सर। के करूंगा आप। ओके सर। एक डाउट और है किसी सर हमारे। हाँ सर हमारे सब्जेक्ट टीचर जावेद सर हैं, तो वो तो पूरे साल उन्होंने क्लास नहीं ली, आप ले रहे हैं शुरू से, तो सर हमारे मार्क्स भी आप ही चढ़ाएंगे क्या असेसमेंट के? मैं ही चढ़ा दूंगा, क्यों टेंशन ले रहा हूँ। नहीं सर, बहुत लोग पूछ रहे थे मुझसे। मैं कोई बात नहीं, मैं ही चढ़ाऊंगा असेसमेंट के मार्क्स आप। जी सर। जी सर। बिकॉज you are actually linked with me since long time. I will see, I will evaluate your performance. You don't worry about it. ठीक है बेटा? ओके सर। ओके सर। ओके सर। Okay, thank you for the day, for having me. अस्सलाम वालेकुम। ऑल्सो थैंक यू सर। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर।